हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ वाइक्वेस्ट एकेडमी। वाइक्वेस्ट एकेडमी में हम प्रिपरेशन सीरीज के अंदर सीयूटी यूजी 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पॉलिटिकल साइंस डोमेन के लिए, जिसके अंदर अभी हम जो है पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने 2024 और 2023 का जो है पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया है और आपको जो है इसकी पीवाईक्यू की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज जो हम पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं वो 2022 का है, ठीक है। एंड विद ये 2022 का पीवाईक्यू होने वाला और ये लास्ट पीवाईक्यू है। उसके बाद जो है हम मे बी जो है क्वेश्चन मैराथन करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव द फर्स्ट क्वेश्चंस। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनको जो है सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ था। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, रशियन रिवॉल्यूशन और वार्सा पैक्ट। तो देखो, सबसे पहले जो हुआ था वो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान होता है। नहीं, सबसे पहले जो है रशियन रिवॉल्यूशन होता है। उसके बाद जो है वार्सा पैक्ट होता है। एंड उसके बाद जो है वो हुआ था सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। एंड उसके बाद फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। उस सबसे लास्ट में जो था ना वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन होता है। तो इसका आंसर है डी। डी सबसे पहले रशियन रिवॉल्यूशन होते हैं, उसके बाद जो वार्सा पैक्ट होता है। एंड उसके बाद जो है सोवियत जो है वो अफगानिस्तान को इन्वेज करती है। उसके साथ साथ जो है लास्ट के बाद वॉल ऑफ बर्लिन वॉल गिरती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है, लास्ट में जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन होता है। तो इसका जो आंसर होएगा बी। आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। अच्छा, इसमें जो हमने पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस बताना है कि जो सोवियत यूनियन के जो डिसइंटीग्रेशन के बाद ऐसे कौन कौन से जो है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, गल्फ वॉर, पावर रिलेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। देखो, अच्छा, देखो, जो है एंड ऑफ कोल्ड कोल्ड साउथ यूनियन का जब जो है सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो कोल्ड वॉर खत्म होता है, क्योंकि अब कोई बात रही नहीं थी कौन कौन सा ब्लॉक सुपर पावर है, ठीक है। तो एक तो इसका कॉन्सिक्वेंसेज जो हमें देखने को मिलता है वो बी है। उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनती है। जो यूरोप के अंदर जितनी भी स्टेट्स है वो अपना अलग अलग ग्रुप बनाना शुरू करती है, तो सी भी होता है। एंड द लास्ट विल पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज। जो पावर रिलेशनशिप था वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर होने वाला है डी, बी सी डी। हाँ, बी सी ई जो है ये तीन बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्लिन वॉल इज फॉल्स। अच्छा, ऐसी वो कौन सी स्टेटमेंट है जो बर्लिन वॉल को लेकर जो है फॉल्स है। तो इसका आंसर है, देखो, एक तो बर्लिन वॉल कोल्ड वॉर के दौरान बनाई गई थी, बिल्कुल ठीक है। इट सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड, राइट। इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी, नहीं। सी जो है उसका ये है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। ये टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी के दो पार्ट्स को जो है डिवाइड करती थी बर्लिन वॉल। और जो डी है, इट वाज ब्रोकन बाय द पीपल ऑफ 9 नवंबर 1989, परफेक्ट। तो जो ए बी और डी है वो इसकी जो है ट्रू स्टेटमेंट है। जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है कि ये यूनिफिकेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी को मार्क करती है, ठीक है। इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी इज फॉर बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन ऑफ टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी, क्योंकि बर्लिन वॉल जो है जर्मनी को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसका ये एक सिंबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले कौन सी चीज होती है, आपको ऐसा कौन सा चीज दिख रही है जो आपको पता है कि सबसे पहले हो ये हुआ था। तो ऑपरेशन ऑफ इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ इराकी फ्रीडम जो है वो 2003 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो ये फोर्थ। अब आप देखो, फोर्थ का थर्ड कहाँ है। फोर्थ का थर्ड किसी में नहीं है, सिर्फ डी के अंदर है। तो चांसेस इसके ज्यादा हाई है। इसके बाद एक दो चीज और देख लेते हैं। देखो, जैसे कि डेजर्ट स्टॉर्म का जो ऑपरेशन था वो 1990 में हुआ था, ठीक है। तो ए का सेकंड बिल्कुल। तो इसका आंसर डी होने वाला है, क्योंकि ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच जो था वो 1998 के अंदर हुआ था। और द ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जो है 2001 की है, ठीक है। तो ए का सेकंड, बी का वन, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन 1985। सोवियत यूनियन का जो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था वो कौन था। देखो, इस पे तो पूरा टॉपिक था बुक के अंदर, एनसीईआरटी के था। सबसे इजी क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो थे जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985, ठीक है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनको भी दोबारा से करेक्ट सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले कौन सी चीज होती है फिर कौन सी चीज होती है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियान है, सेकंड चाइना टेक ओवर तिब्बत, ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट इन चाइना, एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, यूरोपियन यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड। तो देखिए इसमें जो है कौन सा पहले जो है कौन सा इवेंट जो है पहले टेक प्लेस होता है। तो जो सबसे पहले टेक प्लेस होता है कि वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता, सबसे पहले जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। ठीक है, एंड उसके बाद जो है चाइना जो है तिब्बत पे टेक ओवर करता है। ठीक है, इसको देखते हुए जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियान उसके बाद होता है। फिर जो है चाइना जो है अपनी ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, और उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन जो है उसके उसके बाद सबसे लास्ट में जो है यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश होती है। ठीक है, तो फर्स्ट का डी, सबसे पहले डी हुआ था, फिर सी बी, फिर ए, फिर सी और फिर ई। तो ये सीक्वेंस कहाँ मैच हो रहा है, सीक्वेंस हो रहा है डी के अंदर, ए डी बी ए सी और ई, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। टू इंट्रोड्यूस अ मार्केट इकोनॉमी इन 1970s, चाइना डिड नॉट अपनी जो है मार्केट इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करने के लिए 1970 से चाइना ने जो है कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया था। तो चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी कॉमन बिल्कुल अडॉप्ट की थी। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री चाइना के अंदर हुआ है, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी चाइना के अंदर हुआ है। तो जो यूएसएसआर मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी था वो चाइना ने अडॉप्ट नहीं किया था, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, द टू इंट्रोड्यूस अ मार्केट इकोनॉमी इन 1970s, चाइना डिड नॉट अडॉप्ट द यूएसएसआर मॉडल ऑफ शॉक थेरेपी। मार्शल पैक्ट रेफर्स टू, मार्शल पैक्ट जो है वो किस चीज को रेफर करता है, मार्शल पैक्ट रेफर करता है साउथ एशियन ट्रेड एक्ट को, इंटरनेशनल फोरम ऑफ वॉर क्रिमिनल्स, अमेरिकन मैसिव फाइनेंशियल हेल्प टू यूरोप, और कोऑपरेशन विद द डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो सी होना चाहिए, क्योंकि मार्शल प्लान के अंदर जो है अमेरिका जो है यूरोप को जो है मैसिव फाइनेंशियल हेल्प देती है। ठीक है, यूरोप इंटीग्रेशन जो 1995 में हुआ था वो अबेडेड बाय द कोल्ड वॉर। ये जो यूरोपियन इंटीग्रेशन जो 1945 के बाद हुआ था उसको जो एड मिला था कोल्ड वॉर के दौरान, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए जो बहुत ज्यादा जो मैसिव उनको फाइनेंशियल हेल्प दी गई थी यूरोप को, वो अमेरिका ने दी थी अंडर द इकोनॉमिक प्लान, जिसको मार्शल प्लान कहा गया। ठीक है, अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव financial help for reviving European country economy under what the called the Marshall Plan। यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए जो है अमेरिका ने बहुत बड़े दर्जे पर जो है उनकी हेल्प की थी। तो इस जो जिसके तहत इन्होंने किया था, जिस प्लान के अंदर इन्होंने किया था, वो मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या है। ओईसीडी की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोप कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होना चाहिए ओईसीडी की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, डी, सॉरी बी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आसियान जो है कब कौन से ईयर में जो है आसियान को एस्टेब्लिश किया था, 1965, 67, 70 या 72 के अंदर। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1967 के अंदर। ठीक है, आसियान वाज एस्टेब्लिश इन 1967 बाय 5 कंट्रीज, साउथ एशियन रीजन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, बाय साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन को साइन करने के बाद जो है 1967 के अंदर जो है आसिया को एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 5 कंट्रीज थी जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन से बिलोंग करती है, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इश्यूज बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश और इंडिया। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में सबसे जो बड़ा मेजर इशू है वो क्या है। ठीक है, टेररिज्म है, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है, इकोनॉमी रिलेशन है, इनफिल्ट्रेशन है। देखो टेररिज्म का जो है वो पाकिस्तान से कनेक्ट करते हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स बिल्कुल हमारा जो है इसका बांग्लादेश के साथ जो हमारा रिवर वाटर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा रहता है। इकोनॉमी रिलेशन हमारा ट्रेडिंग के साथ अच्छा है, इनफिल्ट्रेशन हमारे इनके साथ अच्छा है। ठीक है, the government of India and Bangladesh have difference over several issues including the sharing of the Ganga and Brahmaputra rivers water। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को लेकर जो शेयरिंग है उनको लेकर जो है ना इंडिया और बांग्लादेश के अंदर जो बहुत बड़ा जो है इशू चलता रहता है। Next question is, in 1989, the Indian peacekeeping force pulled out of Sri Lanka without attaining its objective because। अच्छा 1989 के अंदर क्या होता है, जो इंडिया की पीस कीपिंग फोर्स थी जो श्रीलंका से उस जो है उसको वापस बुला लिया गया था बिना किसी ऑब्जेक्टिव के। वो बिना अपना ऑब्जेक्टिव बिना पूरा करे जो है उनको वापस बुलाया गया था। इसके पीछे रीजन क्या था। इंडिया साइन एन अकॉर्ड विद श्रीलंका, द इंडियन आर्मी गॉट इनटू फाइट विद एलटीटी,
The Indian government wanted to stabilize relation between the Sri Lanka government and the Tamils. India troops were not killed by the Sri Lankans. Sri Lankan Tamils saw this as an interference in their international affairs. तो कौन कौन से जो थे वो reasons थे? देखो, सबसे पहला रीज़न जो ये था कि जो है इंडिया आर्मी जो है वहाँ की उनकी जो है एलटीटी ई को लेकर जो था थोड़ा-सा फाइट वहाँ पर हुई थी। उसके बाद जो है इंडियन ट्रूप्स को जो है वहाँ के श्रीलंकन्स को इंडियन ट्रूप्स को जो है श्रीलंका पसंद नहीं कर रही थी। श्रीलंकन्स जो है उनको पसंद नहीं कर रहे थे। एंड द लास्ट रीज़न कि वहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने देखा कि जो जो इंडियन फोर्स है वो वहाँ पर जो इनके इंटरनल अफेयर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर कर रही है। ठीक है? ये जो है 3 बड़े रीज़न थे। इसका आंसर इस वजह से डी होने वाला है। देखो बी, डी एंड करेक्ट रीजन फॉर इंडिया विच ठीक है। अच्छा द पीस कीपिंग फोर्स आईपीकेपी कब वो श्रीलंका भेजी गई थी जो पीस कीपिंग फोर्स था उसको श्रीलंका कब भेजा गया था 1985 1987 1988 और 1990 1989 तो वो कौन से ईयर में जो है श्रीलंका गए थे तो वो 1987 में जो है श्रीलंका गई थी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ठीक है 1987 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम को डायरेक्टली इन्वॉल्व इन श्रीलंका तमिल क्वेश्चन पहली बार जो है 1987 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली सामने से जो है अपने आप को इन्वॉल्व किया जो श्रीलंका का तमिल क्वेश्चन चल रहा था उस चीज में इंडिया ने जो है अकॉर्ड भी साइड किया श्रीलंका के साथ उसके साथ जो है ट्रूप्स भेजे वहां पर रिलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए श्रीलंका गवर्नमेंट और तमिल्स के बीच में ठीक है उसके बाद जो है वहां पर थोड़ा फाइट होता है लोगों को पसंद नहीं आते इंडियन ट्रूप्स और कुछ लोगों को लगता है कि वो उनके जो है इंटरनल मैटर्स में जो है दखल दे रहे हैं इस वजह से जो है इसको इनको वापस बुलाना पड़ा Okay. The former government in Nepal till 2006 was अच्छा 2006 तक जो गवर्नमेंट नेपाल में गवर्नमेंट थी वो किस फॉर्म की थी वो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी थी डेमोक्रेटिक थी कम्युनिस्ट थी या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी तो इसका आंसर बहुत सिंपल है क्योंकि नेपाल में पहले मोनार्की थी तो वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थे ठीक है Till 2006, Nepal was a constitutional monarchy with the danger of the king taking over the executive power. देखो 2006 तक जो था ना कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी नेपाल के अंदर वहां पर लोगों को डेंजर खतरा था कि जो किंग है वो कभी भी जो है एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर जो है अपना तख्तापलट कर लेते थे तो 2006 में क्या हुआ लोगों ने जो है पॉपुलर रिस्टोरेशन करा राइट्स किए अपनी डिमांड्स रखी और डेमोक्रेसी को पूरी तरह से रिस्टोर किया एंड जो है किंग की पावर जो है सिर्फ नॉमिनल पोजीशन तक रख दी खैर अब नेपाल में जो है दोबारा से थोड़ा मोनार्की को वापस लाने के लिए थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं अच्छा इंडिया कॉन्फ्लिक्ट्स विद पाकिस्तान इज ओवर स्ट्रेटेजिक अच्छा इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान के साथ वो स्ट्रेटेजिक है कैसे है देखो किस वजह से है imports natural gas from Afghanistan, role of non-regional power in South, India demand for permanent seat, control of Siachen glacier. ठीक है तो कंट्रोल ऑफ जो है इसका आंसर है कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर पे जो है इंडिया का जो कंट्रोल है इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो है पाकिस्तान के साथ हम जो है थोड़ा स्ट्रेटेजिक हो जाते हैं ठीक है इंडियन कॉन्फ्लिक्ट्स with the Pakistan is also very strategic issues like the control of such Siachen glacier and over acquisitions of arms identify the correct statement about the World Trade Organization अच्छा 16 क्वेश्चन है कि World Trade Organization के बारे में कौन सी सिचुएशन जो है स्टेटमेंट है वो करेक्ट है 1994 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ नहीं All decisions were taken by five dominant economy in the world. बिल्कुल गलत है. Acts formulates rule for national and international trades नहीं. The its success general agreement on trade and tariffs. बिल्कुल. जो फिफ्थ स्टेशन स्टेटमेंट है गेट वाली GATT वाली वो स्टेटमेंट है क्योंकि जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही सक्सेस करता है जनरल ट्रेड और टैरिफ का जो एग्रीमेंट है उसको ठीक है देखो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच सेट रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड जो हमारा डब्ल्यू टी ओ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है हमारे रूल्स ग्लोबल ट्रेड को लेकर जो है हमारे रूल्स को सेटअप करता है ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन 1995 के अंदर सेटअप किया गया था ठीक है और ये जनरल ट्रेड और ट्रेड एंड टैरिफ को लेकर उसके सक्सेसर है ठीक है इन्होंने इसको क्रिएट किया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था ये सब ऑल डिसीजन जो है वो अनअमोनलिस अनएनिमोसली होते हैं बट जो बड़े मेजर इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं ना वो जैसे कि यूएस ईयू और जापान ठीक है ये मैनेज करते हैं डब्ल्यूटीओ को ये अपने रूल्स फ्रेम करते हैं ट्रेड के लिए और अपने खुद के इंटरेस्ट को देखते हुए अब फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग आ गया 17th क्वेश्चन अच्छा आप देखो किसमें आपको इसमें सबसे पहले जो है कौन सा मैच जो है आपका मैच हो रहा है ओके atom of peace rule of global trade economy and social coordination advance on human rights
देखो रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो W2 ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड जो है वो WTO से रिलेटेड है। तो बी का हुआ फर्स्ट। ठीक है, बी का फर्स्ट कहाँ है? बी का फर्स्ट टू पार्ट्स में, बी का और डी के अंदर जो है बी का फर्स्ट था। तो हमें और देखना पड़ेगा इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑर्डिनेशन। अच्छा फिर देखो एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई एनजीओ ही बात करेगा, कॉमन सेंस ही बात है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई एनजीओ बात करेगा तो इंटरनेशनल एनजीओ। थर्ड हुआ डी का थर्ड जो है वो बी के अंदर है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एटम ऑफ फॉर पीस, एटम फॉर पीस जो है वो IAEA से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड द इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑर्डिनेशन, इकोनॉमी इको एंड सोशल कोऑर्डिनेशन जो है वो करता है से इकोसॉस से, सी। ठीक है, BCDA। ए का फोर्थ बी के अंदर है, तो इसका आंसर जो है बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 18 क्वेश्चन इज वीटो पावर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज। वीटो पावर को सबसे पहले हम कैसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन सा बढ़िया एग्जांपल है इसका? देखो, अ स्पेशल पावर एंजॉयड बाय ऑल द मेंबर ऑफ द यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक स्पेशल मेंबर है जिसको सभी यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो है वो एंजॉय करते हैं। अ नेगेटिव वोट व्हिच मींस आई फॉरबिड monetary benefits give to the permanent member of the UNO, a special power enjoyed by the Secretary General of the UN। देखो तो इसका आंसर जो होने वाला है कि ये एक नेगेटिव वोट है जिसका मतलब है आई फॉरबिड, वीटो पावर। और वीटो पावर जो है यूएन सेक्रेटरी जो यूएन के जो 5 परमानेंट मेंबर है उन लोगों के पास होती है, सभी जनरल मेंबर्स के पास नहीं होती। तो इसको बहुत अच्छे से जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं ना कि एक नेगेटिव वोट है, अगर आप इसको फॉरबिड कर दिया ना तो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन देखो, वीटो पावर कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज नेगेटिव वोट व्हिच मींस आई फॉरबिड अ डिसीजन द सेंट्रल काउंसिल प्रोसेस बाय वोटिंग ऑल मेंबर हैव वन वोट्स हाउएवर द परमानेंट मेंबर्स के पास एक वोट होता है नेगेटिव मैनर्स में, सो दैट permanent members can have vote in a negative manner so that even if all other परमानेंट और नॉन परमानेंट जो मेंबर है वो वोट कर रहे हैं पर्टिकुलर डिसीजन में, कोई एक मेंबर जो है उस डिसीजन को जो स्टेल कर सकता है, उस डिसीजन को जो है रोक सकता है। इसको वीटो को यूज करके, वीटो जो है एक नेगेटिव वोट की इसलिए जाता है। जब कश्मीर इश्यूज में बात होता है जो वीटो पावर की हम यूज करते हैं रशिया से और पाकिस्तान चाइना से यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिकल consequences ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन का जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में सबसे जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है 19 क्वेश्चंस के अंदर? इट इरोड द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, वेलफेयर स्टेट विल बी स्ट्रेंथेंड, मिनिमल स्टेट्स, कैपिटलिस्ट पॉलिसीज। तो इसका आंसर देखो वेलफेयर स्टेट्स विल बी एक्सटेंडेड जो है इसकी सबसे जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ग्लोबलाइजेशन है सब जो है कैपिटलिस्ट, मिनिमल स्टेट्स और मेटलिस्ट थिंग्स के बारे में है, तो वेलफेयर के बारे में नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन लीड टू अ रिडक्शन इन स्टेट कैपेसिटी, ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल वेलफेयर स्टेट मॉडल्स टू अ मोर मिनिमल स्टेट दैट फोकस ऑन एसेंशियल फोकस फंक्शंस लाइक मेंटेनिंग लॉ ऑन ऑर्डर्स। देखो जो ग्लोबलाइजेशन है वो स्टेट की कैपेसिटी रिड्यूस कर देती है कि उसका जो ट्रेडिशनल वे था वेलफेयर स्टेट को लेकर सबको बराबर लेकर चलने का, उसको कर देती है मिनिमल स्टेट में, जहां पर उसको स्टेट को जो है लो और ऑर्डर को मेंटेन करने में ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल होमोजेनाइजेशन states homogenization because अच्छा ग्लोबलाइजेशन जो है कल्चर होमोजेनाइजेशन करता है, इसके पीछे रीजन क्या है? राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एनलार्ज our choices and positions of western culture on the rest of the world, modify the culture without overwhelming the traditions, choose। okay, तो इसका आंसर होने वाला है देखो ये राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर होता है, क्योंकि कल्चर की बात है, कल्चर में यूनिफॉर्म कल्चर का राइज होना बेसिक बहुत कॉमन चीज है। एंड उसके बाद जो है एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस इमर्जन एंड लार्जर चॉइस नहीं, इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, बिल्कुल राइट। ए और सी जो है इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पर जो है कोशिश की गई है कि वेस्टर्न कल्चर को जो है पूरे वर्ल्ड पे जो है उसको इम्पोज कर दिया जाए, यूनिफॉर्म कल्चर को एक तरीके से एक कल्चर को पूरे कंट्री वर्ल्ड का जो है एक कल्चर हो, इस चीज पे थोड़ा दबाव डालने की कोशिश की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्रेजेंट पॉलिटिकल सीक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अच्छा ये वही देखो पीछे भी क्वेश्चन आया था पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन का, इसमें थोड़ा बस चेंज किया है। लॉ एंड ऑर्डर इंक्रीज, द स्टेट विथड्रॉ फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स वेलफेयर फंक्शन, सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन इंक्रीज, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन डिक्लाइन।
तो इसका आंसर है देखो, क्योंकि वो वेलफेयर फंक्शंस को जो है ये लोग ट्रांजिट करते हैं, उसको रिमूव करते हैं स्टेट के अंदर, तो स्टेट विथड्रॉ फ्रॉम मैनी ऑफ इट्स वेलफेयर फंक्शंस। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन द स्टेट विथड्रॉ फ्रॉम मैनी ऑफ इट्स अर्लियर वेलफेयर फंक्शन डायरेक्टेड एट इकोनॉमी एंड सोशल वेलबींग इन प्लेस ऑफ द वेलफेयर स्टेट्स द मार्केट जो है उसको, मार्केट जो है वो प्राइम डिटरमिनेशन बनती है इकोनॉमी और सोशल प्रायोरिटीज का। ठीक है, जहां पर जो है वेलफेयर स्टेट की बात होती थी, लोगों की बात होती है, वहां पर जो है मार्केट के पास पावर आती है, वो एक प्राइम बन जाती है, अव्वल बन जाता है हर डिसीजन में, कि वो इकोनॉमी को डिटरमाइन करेगा, हमारी सोशल प्रायोरिटीज को वो डिटरमाइन करेगा। जयप्रकाश नारायण जो है वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण जो है वो सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब इसको मैच करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 में भी क्वेश्चन रिपीटेड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से डांगे मिनो मसानी अशोक मेहता, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे। सॉरी, भारतीय जनसंघ से जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है बिलोंग करते थे, और ऐसे डांगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब ए का जो है फोर्थ है, बी का जो है ए है, तो इसका आंसर यही होने वाला है, सी। क्योंकि जो मिनोसामी मानसी है वो बिलोंग करती थी स्वतंत्र पार्टी से, और अशोक मेहता जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करती थी। ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द लीडर हु सेड इन 1963 दैट ऑल कांग्रेसमैन शुड रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस टू मेक वे फॉर अ यंगर पार्टी वर्कर। अच्छा, वो कौन सा कांग्रेस लीडर था जिसने 1963 में ये कहा था कि जितने भी जो बड़े कांग्रेसमैन लीडर्स है उनको रिजाइन कर देना चाहिए, जो पार्टी के जो यंगर वर्कर्स है उनको मौका मिले आगे आने का। ठीक है, तो ये कहा था के कामराज ने जो है 1963 में बोला था कि जो सभी जो सीनियर कांग्रेसमैन है दे शुड रिजाइन फ्रॉम देयर ऑफिस टू मेक वे फॉर द यंगर पार्टी वर्कर्स। ठीक है, के कामराज सेड इन 1963 का ये जो है, इसको प्रपोजल को जो है हम ऐसे कामराज प्लान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो है यंगर्स को मौका देने का टाइम अब आ चुका है, हमें सीनियर मेंबर्स को जो है रिजाइन करने की जरूरत है। अनदर मैच ऑफ द फॉलोइंग 25th क्वेश्चन। ओके, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन कब हुआ था? ये जो है ये हुआ था जब जो है स्टेट एग्री कर रही थी यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनने के लिए। ठीक है, तो इसका सेकंड होएगा। ए का सेकंड जो है इसी के अंदर है, तो इसका आंसर है, चांस बी के हैं। बी होने वैसे तो मर्जर एग्रीमेंट था जब स्टेट्स यूनाइट करी थी सेंटर के साथ। ठीक है, विशालंद्रा मूवमेंट बिलोंग करता है तेलुगु स्पीकिंग एरिया से, जो सेपरेट होती थी मद्रास प्रोविंस से। और स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन जो है वो विड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, BADC। ठीक है, तो इसका आंसर बी होने वाला है, जिसमें ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है, डी का थर्ड। तो आंसर इज गोइंग टू बी बी। 26 क्वेश्चन में दोबारा से हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है सेंटेंसेस को अपने जो है और ऑर्गेनाइज करना है। डेमोक्रेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़, फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, creation of Himachal Pradesh on the basis of geographical zones, formation of Maharashtra and Gujarat, formation of Meghalaya। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो, सबसे पहले जो है ना आंध्र प्रदेश को जो है लिंग्विस्टिक लाइंस मिली थी। ठीक है, तो बी फर्स्ट होएगा। उसके बाद जो है क्रिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश होता है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल जोन। ठीक है, तो सी जो है हमारी सेकंड होएगी। नहीं नहीं, सी नहीं होएगा, सी नहीं होएगा। जस्ट हाँ, तो इसका आंसर जो है वो सी नहीं होएगा। इसका आंसर नेक्स्ट जो उसके बाद हुआ था, उसके बाद जो हुआ था सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात हुआ था। ठीक है, एंड उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश का क्रिएशन हुआ था ज्योग्राफिकल जोन के बेसिस पर। एंड उसके बाद जो है वो हमारा
मेघालय का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो है डिमार्केशन बाउंड्रीज को जो है बनाया जाता है छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, तो बी सी बी डी सी ए में है, ई और ए, तो इसका आंसर ए होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंडिया जो है फर्स्ट स्टेट कौन सा था इंडिया के अंदर, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अच्छा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को मद्देनजर रखते हुए ऐसी कौन सी पहली स्टेट थी इंडिया की जिसने जो अपने इलेक्शन करवाए थे? महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल और मणिपुर। तो इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर वो फर्स्ट स्टेट थी जिसने जो है यू ए एफ के अंडर जो है अपने सबसे पहले इलेक्शन करवाए थे हमारे देश के। अच्छा, फिर से जो है स्टेटमेंट देखो कौन सी कब पहले होती है, कौन सी जो है इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो इंडिपेंडेंट इंडिया का हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिसके अंदर हमने जो एग्रीकल्चर पे फोकस किया था, तो जो है सबसे करेक्ट जो है ऑप्शंस जो है स्टेटमेंट है वो कौन कौन से, देखो इट एड्रेस द एग्रीरियन सेक्टर, बिल्कुल राइट है। जो फर्स्ट ईयर प्लान के अंदर हमने एग्रीरियन सेक्टर्स की बात की थी। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज investment in dams and irrigations facilities were given priority। dams in irrigation facilities को बढ़ाने के लिए जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई थी, इसको अपनी जो है प्रायोरिटी मानी थी हमने। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। प्लानर वांट टू राइज इन नेशनल इनकम थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, नहीं, सी में जो है हमने इसके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वो बात की ही नहीं है। जो डी है ये जो है पीसी महालनोबिस महालनोबिस ने जो है फॉर्म किया था, फॉर्मलाइज किया था। जी नहीं, इन्होंने जो है सेकंड 5 ईयर प्लान को जो है उसको फॉर्मलाइज किया था, ना कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। इस फोकस्ड ऑन लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। तो इसका आंसर है ए बी एंड ई। डी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। 29 चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस विद द रेस्ट ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी। अगर हम इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी के रिस्पेक्ट में देखें तो सबसे जो है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शंस कौन से है? नेहरू हैड ऑलवेज पुट हिज फेथ इन साइंस टेक्नोलॉजी, हाँ ये बिल्कुल सच है, ये हमने बहुत जगह देखा है और पढ़ा है। कम्युनिस्ट चाइना कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन 1960, देखो ये जो है 1960 में उन्होंने अपना टेस्ट नहीं किया था। द फाइव परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन काउंसिल डिड नॉट इम्पोज द एनटीपी ऑन द वर्ल्ड, बिल्कुल रंग स्टेटमेंट है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने पूरे वर्ल्ड पर जो है एनपीटी लागू की थी, इंडिया ने जो इसको साइन करने से मना किया था। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर इट्स सिक्योरिटी एंड यूज ड्यूरिंग वॉर, राइट, बिल्कुल सही है। हम जो है इसको अपने सिक्योरिटी और जो है वॉर के दौरान यूज करने के लिए कर रहा था। अ न्यूक्लियर प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 1940s अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी एल भाभा, एंड ये भी बिल्कुल ठीक है। 1940s के अंदर जो है गाइडेंस लाई गई थी होमी एल भाभा के अंडर जो ये आया था। तो इसका आंसर है ए डी और ई। ए डी और ई जो है, सॉरी, जो इनकरेक्ट सिचुएशन है वो हमारी बी सी बी बी कहाँ है, देखो बी सी एंड डी, ठीक है। नहीं, इंडिया ने जो है ना अपना जो जनरेट किया था एटॉमिक एनर्जी, वो कमर्शियल यूज के लिए पावर जनरेट करने के लिए किया था, ना कि वॉर में या सिक्योरिटी के लिए किया था। तो इसका आंसर होने वाला है सी। ठीक है, बी सी और डी जो है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट होने वाली है। फिर से जो है इसको कॉन्सिक्वेंस सीक्वेंस में लगाना है। तक्षकेंत एग्रीमेंट, China launched a massive invasion of India, first nuclear explosion undertaken in India, British attacked Egypt over Suez Canal, Asian Relation Conference। तो इसमें जो है सबसे जो है सही वो कौन सा है, हमने ये देखना है, सीक्वेंस लगाना है। अब देखो सबसे पहले जो था एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद जो है ब्रिटेन जो है वो इजिप्ट पर सुएज कैनल को लेकर जो अटैक करता है, बिल्कुल सही है। चाइना जो है इंडिया को इन्वेस्ट करने की कोशिश, इंडिया का चाइना इन्वेजन होता है, चाइना का जो है इंडिया के अंदर इन्वेजन होता है। और उसके बाद जो है टक्शेंट एग्रीमेंट साइन किया जाता है, और उसके बाद जो है फर्स्ट न्यूक्लियर जो है एक्सप्लोजन होता है इंडिया के अंदर। तो इसका आंसर है सी, ई डी बी ए सी, ए जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, जो आईएनए था वो वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बनाया था। ये किसने जो है बनाया था, किसने जो है इसको क्रिएट किया था? भगत सिंह, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या फिर चंद्रशेखर आजाद। जो आईएनए है वो क्रिएट किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इसको क्रिएट किया गया था बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, नाम की जो फर्स्ट समिट है 32 क्वेश्चन है। वेयर द फर्स्ट समिट ऑफ नाम वाज हेल्ड इन, नाम की जो फर्स्ट समिट है वो कौन सी जो है कंट्री में हेल्ड की गई थी?
New Delhi in September 1962, Belgrade in September 1961, Bangladesh in March 1964, Indonesia in February 1965. बहुत इजी क्वेश्चन है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, अगर अपना अच्छे से पढ़ रखा है तो। बेलग्रेड में हुआ था, नाम का जो फर्स्ट काउंसिल है, जो वो फर्स्ट समिट हुई थी, वो बेलग्रेड इन सितंबर 1961 के अंदर हुई थी। ठीक है। 1960s वर्ड लेबल्ड एज द, अच्छा 1960s को ऐसे क्या लेबल दिया गया था, कौन से ईयर था ये, इतना क्या था इसके अंदर जो इसको इसको लेबल दिया गया था, डेंजरस डेकेड्स का जो है इसको लेबल दिया गया था 1960s को, क्योंकि ठीक है। 1960s were labeled as a dangerous decade, were unsolved when poverty inequality communal rights regional division इतने ज्यादा हो रहे थे, डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट जो है गिर रहे थे, कंट्रीज डिसइंटीग्रेट कर रही थी, बढ़ रही थी, तो इसी वजह से जो है इसको एक डेंजरस डेकेड का जो है टाइटल मिला था 1960s को। अच्छा, डिफेक्शंस की जो है टर्म है, इसको हम जो है कैसे कैसे जो है इसको डिफाइन करेंगे 34th क्वेश्चन में। देखो, व्हेन एन इंडिविजुअल माइग्रेट टू अनदर कंट्री, नहीं, अ पार्टीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, अ कैची फ्रेजेस एंड इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव्स लिव इन द पार्टी ऑन whose ticket he she has been elected। तो देखो, डिफेक्शन जो है हमने जो है इंडियन जो पढ़ा था, इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़ा था। डिफेक्शन वन होता, वो होता है जब एक मेंबर, जो पार्टी का मेंबर जो बार अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। आया गया राम वाला जो स्लोगन है, वो जो है डिफेक्शन का जो है बेस्ट एग्जांपल है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है। सोशल डिफेक्शन मींस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लीव द पार्टी ऑन whose symbol he she was elected and join another party। जब एक पार्टी का मेंबर जो है अपने जिस सिंबल से वो इलेक्शन जीता है उसको छोड़ के वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, वो डिफेक्शन होता है। Next question is 35th question, the special session of the Constitutional Assembly, Trust and Destiny was assessed by। Trust and Destiny का जो Constitutional Assembly का स्पेशल सेशन था, वो किसने एड्रेस किया था? 35th का जो है इसका आंसर बहुत इजी है भाई, फर्स्ट चैप्टर था ये इंडियन पॉलिटिक्स का, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को उसने जो एड्रेस किया था, उन्होंने उनमें ट्रस्ट और डेंसिटी की बात की थी, डेस्टिनी की बात की थी। ठीक है। 14-15 अगस्त he gave his famous twist and with destiny speech during the address। ठीक है। जस्ट आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस, जब हमारा पहला एड्रेस हुआ था, तब उन्होंने ये स्पीच दी थी, उसमें जो है उन्होंने इस बारे में बात की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग 36। ओके, सबसे आपको इसके अंदर कौन सा आता है? पॉलिटिक्स ऑफ सेंसेंस, सेंटर कास्ट बेस्ड पार्टीज, पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस, ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स। देखो, पॉलिटिक्स ऑफ कंसेंसस में आप बात करिए, सेंसस की बात आ रही है तो सीधी बात इकोनॉमिक पॉलिसी से बिलोंग करेगा, तो थर्ड का जो है वो ए होने वाला है। अब थर्ड का ए जो है टू में है, ए में और डी के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कास्ट बेस्ड पार्टीज। कास्ट बेस्ड पार्टीज का जब वो राइज हुआ था, ओबीसी की राइज होने के बाद हुआ था, तो बी का फर्स्ट होने वाला, बी का फर्स्ट जो है ए के अंदर, तो इसका राइट आंसर ए होने वाला। बाकी हम देख लेते हैं पर्सनल लॉ एंड जेंडर जस्टिस। पर्सनल लॉ एंड जो है जेंडर जस्टिस, शाह बानो केस, जहाँ डिवोर्स केस की बात हुई थी। ठीक है। ये जो है ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज को ग्रोथ ऑफ स्ट्रेंथ मिलती है, वो कोलिशन से बची थी, गठबंधन की वजह से मिल रही थी, तो डी। ठीक है। ए का थर्ड, बी का वन, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 सेवेंथ क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स इन 1990s। 1990s के डेवलपमेंट को देख के जो है कौन कौन से जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, कि इलेक्शन ऑफ 1989 मार्क्ड द एंड ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, 1989 का वो जो इलेक्शन हुआ था, वहां पर कांग्रेस सिस्टम का जो थोड़ा मार्क्ड को एंड एंड को जो है मार्क्ड कर दिया गया था। एसिनेशन ऑफ राजीव गांधी बाय एलटीटी इन 1991। 1991 में जो है राजीव गांधी का एसिनेशन होता है। ठीक है। ये भी करेक्ट सिचुएशन है। 1991 में राजीव गांधी की जो हत्या कर दी जाती है। इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय वीपी सिंह, जो नया इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था वो जो है वीपी सिंह के थ्रू लाया गया था। और 1989 द यूपीए फॉर्म द गवर्नमेंट। 1989 के अंदर जो है यूपीए ने गवर्नमेंट फॉर्म की थी। और जो ये जो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म को जिसने इनिशिएट किया था वो वीपी सिंह नहीं थे। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, सॉरी, 1989 में जो है यूपीए गवर्नमेंट ने फॉर्म नहीं किया था, एनडीए गवर्नमेंट थी। एंड कर्पूरी ठाकुर जो है चीफ मिनिस्टर बनते बिहार के, वो पायनियर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन की पॉलिसी भी कर्पूरी ठाकुर नहीं लेके आए थे।
तो ये स्टेटमेंट लेकर आए थे, तो ये स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट जो ठीक है वो ए, बी और ई है, तो इसका आंसर जो है बी होने वाला है। स्टेटमेंट को जो है बड़े सीक्वेंस में लगाना हमने सभी इवेंट्स को, नेपाल की डेमोक्रेसी को जो है उसके expansion में the most of Nepal was successful in spreading their influence in many parts of Nepal. The king was forced to restore the House of Representatives. Nepal became a democratic republic after abolishing the monarchy. The king accepted the demand for a new democratic constitutions. The king abolished the parliament and dismissed the government. अच्छा, जो सबसे पहले चीज हुई थी, देखो किंग ने जो है डेमोक्रेसी की जो है डिमांड को माना था कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए। एंड उसके बाद जो है मोइस्ट जो नेपाल में इतना सक्सेसफुल हुआ था कि उसका इन्फ्लुएंस बहुत सारा पार्ट में फैल चुका था नेपाल के। ठीक है। एंड उसके बाद जो है किंग ने जो है अबॉलिश किया था पार्लियामेंट और गवर्नमेंट को फिर डिसमिस कर दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो है लोगों ने फोर्स किया किंग को कि नहीं, आप जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को दोबारा से लेके आओ। उसके बाद नेपाल जो है फिर से पूरा जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनता है और मोनार्की को अबॉलिश कर देता है, तो इसका आंसर होने वाला बी, क्योंकि ठीक है। Next question हम देखेंगे, the general election of 1967 popularized a saying that one could take a train from Delhi to Howrah and not pass through a single Congress ruled state. अच्छा, 1967 का जो इलेक्शन हुआ था वहां पर एक स्लोगन उठा था कि आप दिल्ली से हावड़ा तक की अगर एक ट्रेन भी लोगे ना, तो आप जो है कांग्रेस की एक भी ऐसी वहां तक की जो स्टेट्स है उनमें कांग्रेस की कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जिसपे जो है कांग्रेस की जो है उस पर जीत हो रखी है। वो सब जो है बीजेपी या फिर एनडीए की जो है सीटें मिलेगी आपको। तो इसके अंदर किस सेइंग से जो है ये रिलेट नहीं करता है, ये जो स्लोगन है वो किस सेइंग से जो है, ये जो सेइंग है वो किस चीज किस से जो है वो रिलेट नहीं करती है। देखो कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो एंड हुआ था, ये बिल्कुल इससे रिलेट कर रही है। कांग्रेस ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टीज, जो है जो हमारे कंट्रीज के अंदर जब जो है नॉन कांग्रेस पार्टीज को जो पॉपुलैरिटी मिल रही थी, इंट्रोडक्शन ऑफ फेमिना कोalition, गठबंधन की जो है गठबंधन जैसा एक अक्षस्त्र अब जो है पार्टियों को मिलना शुरू हो गया था। एसपीडीज फॉर्म्ड इन डिफरेंट स्टेट्स बाय पार्टीज हैविंग आइडेंटिकल आइडियोलॉजी। यहाँ से जो है ये रिलेट नहीं करते, बाकी जो थे तीन से रिलेट करते, तो इसका आंसर जो है वो डी होने वाला है। ठीक है। डी जो है एसडीवी से जो ये पार्टी रिलेट, ये जो सेइंग है वो रिलेट नहीं करती। यूएस इन्वेड इराक अंडर द कोड ऑफ ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराकी फ्रीडम जो है वो कौन से ऑपरेशन इराकी फ्रीडम जो है वो कौन से ईयर में था, जो यूएस ने जो है इराक पर जो है अटैक किया था, वो 2003 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नॉन अलाइंड ग्रुप। नॉन अलाइंड ग्रुप का जो है कौन सी ऐसी कंट्री जो नॉन अलाइंड ग्रुप का जो है मेंबर नहीं है? यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया और कोरिया, नॉर्थ कोरिया। तो बहुत सिंपल है, सीधी बात है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया जो नेबर्स है, नॉर्थ कोरिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर होने वाला डी, नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अचीव फ्रीडम एंड फ्रॉम रिचेस्ट कंट्रीज आइडेंटिफाई द फॉर्म करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम। अच्छा, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको जो अपनी फ्रीडम है वो रिच कंट्रीज से जो उन्होंने ली है, तो फ्रीडम की जो करेक्ट फॉर्म क्या है, वो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, सोशल है, कल्चरल है। तो देखो वो जो है पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो है वो होनी चाहिए, जो फ्रीडम की जो करेक्ट फॉर्म है जिनको इनको मिला वो पॉलिटिकली मिला। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरली आज तक जो है कोई भी कंट्री अच्छी से जो लीस्ट डेवलप कंट्री है वो अभी तक अपनी वो फ्रीडम अचीव कर ही नहीं पाई है रिच कंट्रीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एम क्या होता है, जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज होती है उनका एम क्या होता है? टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल, टू प्रमोट इक्वालिटी अमंग ऑल, टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और टू डेवलप इकोनॉमिकली एंड लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। तो इसका आंसर है कि वो खुद को इकोनॉमिक इतना लिफ्ट करे कि सभी सभी लोगों को जो पॉवर्टी से बाहर निकाले। ठीक है, जो आज बहुत रेयर ये चीजें देखने को मिलती है, होता ही नहीं है देखो लोगों से। द कंट्रीज दैट वर कैटेगराइज्ड एज द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, जब वो कौन सी कंट्रीज है जिनको जो है लीस्ट कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज में डाला गया? आर्मी रूल कंट्री और नॉन अलाइंड कंट्रीज, वेस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज और ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रीज। तो वो नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं, नॉन अलाइंड कंट्रीज का जो ग्रुप है इसके अंदर जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है सारी। ठीक है। And identify the idea of originated to uplift the LDCs to path of development। अच्छा, ये जो आइडिया है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ कि जो है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज को जो है उनको अपलिफ्ट करना है, उसका जो पाथ है वो सिर्फ डेवलपमेंट है। तो ये जो आइडिया है वो किसने ओरिजिनेट किया था? ये जो आइडिया है वो ओरिजिनेट हुआ था एनआईईओ से। एनआईईओ ने जो है ये आइडिया जो है ओरिजिनेट किया था। ठीक है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ने जो है ये आइडिया किया था। ये फिर से जो है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है।
अच्छा, गरीबी हटाओ का स्लोगन किसने दिया था? गरीबी हटाओ का स्लोगन स्लोगन जो है वो इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच टू स्टेट स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग फूड प्राइसेस और लेटेस्ट। वो कौन सी दो स्टेट्स थी जहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे, जहां पर जो है लोगों ने करप्शन की, इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर, गवर्नमेंट की जो इनकम्पिटेंसी है उनको लेकर जो प्रोटेस्ट किया था, वो स्टेट थी बिहार और गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेलवे स्ट्राइक 1974 जो है किसके अंडर होता, किसको किसने ऑर्गेनाइज की थी? वो रेलवे सेक्रेटरी ने की थी, जो थे जॉर्ज फर्नांडिस। Next question is, on what condition with did Jay Prakash Narayan lead Bihar the student movement? अच्छा, वो कौन सा था कि ऐसा कौन सी कंडीशन जय प्रकाश नारायण जी ने दी थी बिहार मूवमेंट को रेडी करने से पहले? इट विल बी वायलेंट, इट विल बी नॉन वायलेंट, इट विल रिस्ट्रिक्ट टू बिहार और इट विल फोर्स द गवर्नमेंट टू ब्रेक डाउन फूड प्राइसेस। तो इट विल बी अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, और ये नॉन वायलेंट मूवमेंट होएगा, और ये सिर्फ बिहार तक लिमिट नहीं होएगा, ये और कंट्री स्टेट्स में जो है इसको ये स्प्रेड होएगा। लास्ट क्वेश्चन, the issue of conflicts between the executive and judiciary was over जो issues था जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अंदर, वो कब कैसे ओवर होता है? फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, डिक्रीजिंग द पावर ऑफ जुडिशरी, अमेंडिंग द क्रिमिनल लॉज, अपॉइंटिंग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल की जब बात होती है तो ये इश्यूज बहुत होता है एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर जो है ये इश्यूज बहुत होता है। इसी के साथ जो है 2022 का जो है पीवाईक्यू खत्म होता है। हमने पूरे 50 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, और आपने देखा होगा बहुत टू टू या थ्री क्वेश्चन जो थे इसके अंदर भी रिपीटेड थे 2023 और 2024 में जो है क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो आप जो है ये इन तीन पेपर्स को बहुत अच्छे से करके जाना, और बहुत बेसिक्स और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बाकी जो है अपना जो इवेंट्स है उनके जो सीक्वेंसेस है, कब कौन सा इवेंट होता है उसका आपने ध्यान रखना है। और इट्स इजी टू क्रैक, पॉलिटिकल साइंस का आप इजीली क्रैक कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, इसी के साथ जो है इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।